So we'll start with JEE NEET part of laws of motion. इसमें से कुछ चीज़ें आपने ऑलरेडी आपके स्टेट बोर्ड में कवर की है एंड मोस्ट ऑफ देम आर येट टू बी कवर्ड. तो यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे अलॉन्ग विथ अ वेरी क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन द स्टेट बोर्ड पार्ट. तो जैसे चैप्टर का नाम ही है लॉज ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो विल स्टार्ट विद दैट बेसिक आइडिया. ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ये लॉज ऑफ मोशन एग्जैक्टली क्या है पता होना चाहिए. तो यू मस्ट नो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. मैं यहाँ पे थ्योरी बिल्कुल लिखने वाला हूँ नहीं. आई जस्ट वांट यू टू क्विकली रिकॉल व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? एवरी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बोलते हो तो वो पॉइंट मास होता है, पॉइंट पार्टिकल होता है, सारा का सारा मास एक सिंगल पॉइंट में है. तो एवरी पार्टिकल remains in a state of rest or in a state of uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force. तो अगर मेरे पास एक पॉइंट मास है जो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक. इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. और हम इनर्शिया डिफाइन करते हैं एज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर ऑफ अ पार्टिकल टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. मतलब क्या हमने अभी बोला, जब तक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसका स्टेट चेंज नहीं होगा. रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. किसने रोका उसको खुद का स्टेट चेंज करने से? उसके खुद के मास ने. और उस मास को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया. क्या बोलते हैं? इनर्शिया. सो इनर्शिया इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. तो मोशन का स्टेट चेंज करने के लिए उसका खुद का मास रिस्पॉन्सिबल है, जिसको आप इनर्शिया बोलते हो. फिर अगर उस ऑब्जेक्ट पे, उस पार्टिकल पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अगर लग गया तो क्या होता है, ये हमको बताता है न्यूटन सेकेंड लॉ. पहले लॉ ने बोला कि जब तक आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं होगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा. मतलब रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा. अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, अनबैलेंस फोर्स, तो क्या होगा? स्टेट चेंज होगा. स्टेट चेंज होना मतलब अगर पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो अभी क्या होगा? वो मोशन में आएगा. मतलब अभी उसका वेलोसिटी जीरो है क्या? नहीं. तो उसका मोमेंटम जीरो है क्या? नहीं. पहले जीरो था क्या? हाँ. तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या हुआ? मोमेंटम चेंज हुआ. एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ उसको तुम बोलते हो फोर्स. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स. और क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body of an object is equal to external applied force and the change takes place in the direction of force. क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो तुमको डायरेक्शन बताना पड़ता है. तो जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो कौन से डायरेक्शन में चेंज हो रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और कोई बड़ी बात नहीं है. लॉजिकली भी सोचोगे, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था रेस्ट पे, मैंने उस पर एक फोर्स लगा दिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो अब वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो मोमेंटम का चेंज का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या है? सेम है. तो चेंज टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली यूजुअली हम एक स्पेशल केस भी देखेंगे, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि जब आप मोमेंटम लिखते हो तो वो होता है मास इनटू वेलोसिटी. यूजुअली ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है जिसके ऊपर फोर्स लगा उसका मास कांस्टेंट होता है. अगर मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, बाहर की नहीं, यस बराबर बाहर. तो ये जो dv by dt है इसको तुम बोलते हो एक्सेलरेशन. क्या बोलते हो? एक्सेलरेशन. इसलिए फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन. रिमेंबर, हमेशा ये फॉर्मूला नहीं चलेगा. ये सिर्फ तब होता है जब ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है. क्योंकि मास कांस्टेंट था, स्पीड चेंज हो रहा है तो मास को तुमने बाहर निकाल दिया, तो ये बन गया फोर्स इक्वल टू ma. लेकिन फोर्स का प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी कॉज इज टू चेंज द मोमेंटम. मोमेंटम चेंज होगा तो एक्सेलरेशन अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा.
फिर हमने देखा था तीसरा लॉ जिसको तुम बोलते हो एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स कभी भी सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा पेयर्स में होता है, ऑलवेज इन पेयर्स, ऑलवेज इन पेयर्स। जैसे तुम बेंच पे बैठे हो, तुम्हारा वेट बेंच पे क्या है? एक्शन है। बेंच ने तुम पे क्या लगा दिया? रिएक्शन। तो एक्शन है तो रिएक्शन होगा ही, और एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट। एक्शन एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, रिएक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगता है। अर्थ अगर मून को अट्रैक्ट कर रहा है, एक्शन, तो मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, रिएक्शन। तुम बेंच पे बैठे हो, एक्शन, बेंच भी तुम पे लगा रहा है, रिएक्शन, राइट? तो इट टेल्स यू दैट फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। कभी भी फोर्स सिंगुलर होता नहीं है, सिंगल होता नहीं है, इट इज ऑलवेज इन पेयर्स। देन क्योंकि फोर्सेस की बात हो रही है, तो फिर आपको पता होना चाहिए which are the units that we use to measure forces. तो units for measurement of forces, units for measurement of forces, units for measurement of forces. of course हम लोग नॉर्मली फिजिक्स में दो टाइप के यूनिट्स यूज करते हैं, एक को तुम बोलते हो सीजीएस, दूसरे को बोलते हो एसआई। अब यहाँ पे सीजीएस और एसआई को मिला के बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट्स। तो एब्सोल्यूट यूनिट्स नॉर्मली साइंस के पर्पस के लिए होता है, डे टू डे लाइफ में इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन रिमेंबर एब्सोल्यूट यूनिट्स नॉर्मली सिर्फ साइंस के लोग ही यूज करते हैं। तो फोर्स को तुम या तो मेजर करोगे न्यूटन में, न्यूटन क्या होता है? एसआई यूनिट। और मेजर करोगे डाइन में, डाइन क्या होता है? सीजीएस यूनिट। तो एब्सोल्यूट यूनिट्स की जब तुम बात करते हो, तो एब्सोल्यूट यूनिट्स में दो सिस्टम है, एक है सीजीएस और एक है एसआई। तो पहला है लेट अस से एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, और दूसरा है सीजीएस। सीजीएस सिस्टम में फोर्स इज मेजर्ड इन डाइन। गुड। बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, मैं कन्वर्जन फैक्टर नहीं पूछ रहा, मैंने पूछा 1 न्यूटन मतलब कितना फोर्स। इट इज जस्ट लाइक आस्किंग यू 1 मीटर मतलब कितना डिस्टेंस। आई एम नॉट आस्किंग यू कन्वर्जन फैक्टर। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर मुझे पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 न्यूटन मतलब कितना। तो 1 न्यूटन फोर्स डिफाइन कैसे किया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है 1 kg, उस पर लगाते हैं एक फोर्स। अगर उस फोर्स ने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया, तो जो फोर्स उसको बोलोगे 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्ट ऑन मास ऑफ 1 kg प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 kg के ऑब्जेक्ट पे जब एक फोर्स ने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, तो उस फोर्स को क्या बोला? 1 न्यूटन। Similarly, 1 9 is that force which when acts on object of mass 1 gram, क्योंकि CGS है वो, ग्राम, produces acceleration of 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि G की वैल्यू 980 होती है CGS सिस्टम में। तो 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट पे जब एक फोर्स एक्ट हुआ और जब उसने कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको क्या बोलोगे? 1 9 ऑफ फोर्स। ये था पहला सिस्टम एब्सोल्यूट यूनिट्स, जिसमें आपके पास दो यूनिट्स थे, न्यूटन एंड डाइन। न्यूटन और डाइन का डेफिनेशन मैंने सिर्फ आपको बताया जस्ट सो दैट यू नो इट। तो 1 न्यूटन मतलब कितना और 1 डाइन मतलब कितना, ये पता होना चाहिए। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स ये हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, तो मैं इसको प्रैक्टिकल यूनिट्स भी बोलता हूँ। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप मार्केट में कुछ खरीदने गए, फॉर एग्जांपल यू गो एंड बाय सम ग्रोसरी, शुगर लेने जाना है, तो जाके बोलते हो ना 2 किलोग्राम शुगर दे दो। यू आर एक्चुअली टेलिंग 2 किलोग्राम, किलोग्राम का मास होता है, और तुम मांग रहे हो वेट ऑफ शुगर। व्हाट इज वेट? फोर्स। तो तुमने तो बोलना चाहिए था व्हाट इज वेट फोर्स, व्हाट इज फोर्स? m इंटू जी। मास कितना? 2, जी की वैल्यू कितनी? 10 मान लो।
तो 2 इंटू 10 कितना हो गया? तो तुमने तो बोलना चाहिए था 20 न्यूटन शुगर दे दो। लेकिन डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली लोगों को समझ में ही नहीं आएगा तुम बोल क्या रहे हो, तो वहाँ पे हम लोग जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते ही नहीं है। जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं क्या? नहीं। गुड। तो जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना नहीं। गुड। तो जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया तो उस केस में तुमने सिर्फ क्या बता दिया? मास। क्या बता दिया? मास। ओके। तो उसको तुम बोलते हो किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम वेट। और दूसरा होता है ग्राम वेट। क्या होता है? ग्राम वेट मतलब ग्राम फोर्स। तो किलोग्राम फोर्स मतलब किलोग्राम वेट कब यूज करते हो? व्हेन यू मेजर हेवी ऑब्जेक्ट्स। जैसे आई टोल्ड यू शुगर, 2 किलोग्राम शुगर, 3 किलोग्राम शुगर, 10 किलोग्राम राइस, तो ये यूनिट यूज होगा। और अगर हम कुछ बहुत महंगी चीज़ खरीदने चले गए जैसे गोल्ड, यू विल नॉट गो एंड से 10 किलोग्राम गोल्ड दे दो, यू विल से एट द मोस्ट 10 ग्राम, राइट? तो ये भी मास बता रहे हो विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ जी। यहाँ पे हमने जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। बाय द वे आई ऑल्सो वांट यू टू चेक कि 1 न्यूटन और 1 9 का जो डेफिनेशन मैंने दिया है वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि एज फार आई कैन रिमेंबर मैंने यहाँ पे बोला कि 1 kg ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगा तो कितना एक्सेशन हुआ? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 ग्राम मास पे जो फोर्स लगा उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेशन प्रोड्यूस करना चाहिए, नॉट 980। इट शुड प्रोड्यूस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेशन। गुड। तो सिर्फ ये याद रखना, ये सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए, किलोग्राम वेट, किलोग्राम फोर्स, यहाँ पे तुम सिर्फ मास की वैल्यू बता के छोड़ देते हो, जी से मल्टीप्लाई करते नहीं हो। तो अगर तुमको न्यूटन में चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? जी से। गुड। तो ये है प्रैक्टिकल यूनिट्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स। क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मोस्टली हम लोग फोर्सेस की बात करेंगे, तो आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस भी पता होने चाहिए। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस में ऑफ कोर्स हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस में देख के रखा है, यू ऑलरेडी नो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस कौन से फंडामेंटल फोर्सेस है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर जितने भी टाइप के फोर्सेस तुम बात करते हो, फंडामेंटल हो या नॉन फंडामेंटल हो, फंडामेंटल हो या नॉन फंडामेंटल हो, यू कैन हैव वेरिएबल फोर्सेस। वेरिएबल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो चेंज होते हैं, चेंज होते हैं। अब चेंज होते हैं तो वेरिएबल फोर्सेस आर फोर्सेस विच आर नॉट कांस्टेंट विच चेंज। तो चेंज होते हैं, अगर वो टाइम के साथ चेंज होते हैं तो उसको बोलते हो टाइम डिपेंडेंट फोर्स। तो वेरिएबल फोर्सेस में भी टाइप है, एक है टाइम डिपेंडेंट, ऐसा फोर्स जो टाइम के साथ चेंज होता है वो क्या होता है? टाइम डिपेंडेंट फोर्स। ऐसा फोर्स जो पोजीशन के साथ चेंज होता है उसको क्या बोलते हो? पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। एग्जांपल बता देता हूं मैं दोनों का। टाइम डिपेंडेंट तो मैथमेटिकली आएगा, लेकिन पोजीशन डिपेंडेंट रियल फोर्स होता है। जैसे ग्रेविटेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशन फोर्स? Gm1m2/r²। तो इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा, बराबर। तो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट है, उसमें भी क्या आता है? 1/r²। देन यू मे हैव वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स ऐसा भी फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट के स्पीड के साथ चेंज होता है। ये आप 12th में सीखोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। यू विल सी देयर इज अ फोर्स, विस्कस फोर्स, व्हिच चेंजेस विद स्पीड, वेलोसिटी। तो वेरिएबल फोर्सेस में टाइम डिपेंडेंट फोर्स which changes with time, position dependent force which changes with position, and velocity dependent force which changes with velocity. फिर हमने देखा था कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो वी हैव सीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, द फोर्सेस which act between two objects only when they are in physical contact with each other are known as contact forces, and the forces which act between two particles even when they are not in physical contact with each other are called as non-contact forces. Example, friction is a contact force। दो ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शनल फोर्स तब एक्ट करेगा जब फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा। ग्रेविटेशन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद हमने देखा था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।
अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? इफ यू रिमेंबर, if the work done by a force is path independent, जब एक फोर्स ने वर्क किया और वो जो वर्क डन है अगर वो पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हो? कंजर्वेटिव फोर्स। एंड इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, उसको क्या बोलते हो? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फिर तुमको पता होना चाहिए सम फोर्सेस दैट यू यूज इन डे टू डे लाइफ। तो जनरल फोर्सेस, ये सारे के सारे फोर्सेस आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, तो फिर ये कोई भी फोर्स में से क्वेश्चन आ सकता है। तो यू शुड जस्ट नो जनरल फोर्सेस में क्या है। नॉर्मल रिएक्शन, जनरल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। जैसे तुम बेंच पे बैठे हो, योर वेट इज एक्शन, बेंच क्या कर रहा है? रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिस सरफेस पे तुम बैठे हो बेंच पे, उसको हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। अगर मेरे पास एक रस्सी है, रस्सी के नीचे मैंने लोड लगा दिया, तो रस्सी में क्या होगा? स्ट्रेच होगा। वो जो स्ट्रेचिंग फोर्स होता है उसको बोलते हो टेंशन। तीसरा, स्प्रिंग के नीचे लोड लगाया तो स्प्रिंग में जो फोर्स होगा उसको बोलोगे स्प्रिंग फोर्स। तो दीज आर सम जनरल फोर्सेस। गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। देन फिर आपको पता होना चाहिए, अब इसके आगे मैं थोड़ा सा स्पीड कम कर लूंगा। फिर आपको पता होना चाहिए इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी मैंने आपको आपके स्टेट बोर्ड क्लासेस में ऑलरेडी बताया है, पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। और मैं अभी थोड़ी देर में एग्जाम्पल भी लूँगा, और वो डायरेक्टली आपका नीट का PYQ था, तो इसलिए पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए व्हाट इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बिफोर वी स्टार्ट विद इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? आप बात कर रहे हो लॉज ऑफ मोशन की, मतलब मोशन की। जब आप मोशन की बात करते हो तो आपको मोशन से रिलेटेड पैरामीटर मेजर करने पड़ते हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो कहीं से तो मेजरमेंट करोगे ना, फ्रॉम सम ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ योर हाउस, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, वॉट एवर इट इज, कहाँ से? यहाँ से। So the system of coordinates that we use for measurement of motion is called as frame of reference. तो तुम्हारा जो भी ओरिजिन होगा जहाँ से तुम मेजरमेंट्स ले रहे हो उसको क्या बोलोगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल। अब जो बुक का डेफिनेशन है वो ऐसा बोलते हैं, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड is known as inertial frame of reference, and a frame of reference in which Newton's laws of motion are invalid is called as non-inertial frame of reference. तो inertial frame of reference ऐसा frame of reference है, कैसा? जिसमें कौन से लॉज वैलिड है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड है। और नॉन इनर्शियल कौन है? जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इनवैलिड है। तो बुक में आपको इतना ही मिलेगा, और उसका एग्जैक्ट मतलब क्या, अब वो समझ लो। एग्जाम्पल, अभी बेस्ट एग्जाम्पल इज दिस ट्राइपॉड, जिसके ऊपर मैंने मोबाइल लगा के रखा है। ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जर्वर हूँ। ऑब्जर्वर, मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं खुद एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ। मैं रेस्ट पे हूँ, ये भी रेस्ट पे है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ट्राइपॉड? 0। व्हाट इज एक्सेलरेशन? 0। और होना भी चाहिए था, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमको बताते हैं जब तक एक ऑब्जेक्ट पे तुम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं। इसका होगा क्या? नहीं। तो बराबर है, नहीं होना चाहिए। तो लॉज ऑफ मोशन वैलिड है क्या? हाँ, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। अब इमेजिन, मैं खुद एज अ ऑब्जर्वर, एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं खुद मोशन में हूँ, लेकिन वेट, मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूँ और मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ। तो मेरे रेफरेंस से ये ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है। आपके साथ भी होता है, आप जब ट्रैवल करते हो, गाड़ी में जाते हो, बाहर देखते हो, आपको लगता है पेड़ पीछे जा रहा है। रियलिटी इज दैट यू आर मूविंग, यू आर ऑब्जर्वर, यू आर अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट यू आर मूविंग। तो अगर एक ऑब्जर्वर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद मोशन में है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। तो इस ऑब्जेक्ट को, जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था,
मेरे लिए इसका वेलोसिटी 0 है क्या? नहीं। लेकिन एक्सेलरेशन 0 है क्या? हाँ। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड है, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन तुमको क्या बताते हैं? इस पे क्या लगना चाहिए? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ऑब्जर्वर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 0। और सही है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या? नहीं। तो ये दोनों ही केसेस जिसमें ऑब्जर्वर खुद रेस्ट पे था, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद रेस्ट पे था, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा था, इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में व्हाट इज वैलिड? लॉज ऑफ मोशन। तो इसको क्या नाम दोगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या 0 था? एक्सेलरेशन, इसलिए इसको नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ इमेजिन आई एम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, मेरा खुद का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और अब मैं उस फ्रेम से, जो खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम था, मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, तो इस ऑब्जेक्ट का मुझे एक्सेलरेशन 0 मिलने वाला है क्या? नहीं। तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो। लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स। लगाया क्या फोर्स इस पे? नहीं। फिर भी इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं मिल रहा। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो खुद एक्सेलरेटेड होते हैं, उसमें लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं क्या? नहीं। उसको क्या बोलोगे? नॉन इनर्शियल या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वापस आता हूँ टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे। मैंने जानबूझ के टाइप्स ऑफ फोर्स का एक टाइप पेंडिंग रखा था, वो है रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स। तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ मोशन वैलिड होने का मतलब होता है जब तक ऑब्जेक्ट पे रियल फोर्स नहीं लगता तब तक उसका एक्सेलरेशन नहीं होता। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो रहा है इवन विदाउट अ फोर्स, तो हम लोग बोलते हैं उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? सूडो फोर्स। कौन सा लग रहा है? सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स का डायरेक्शन मैटर करेगा। तो रिमेंबर, सूडो फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ओनली इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नॉन इनर्शियल। अब डायरेक्शन, क्योंकि अभी 10 मिनट में समझेगा कि ये थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ। तुम बस में जा रहे हो, बस ने सडनली ब्रेक मारा, व्हाट डू यू फील? अ पुश। वेयर? फॉरवर्ड। और बस अभी आगे जा रहा है, यू फील अ पुश बैकवर्ड। तुमको किसने धक्का दिया? नहीं। तो तुम पे रियल फोर्स एक्ट हुआ? नहीं। रियल फोर्स का सोर्स हमेशा एक्सटर्नल होता है। अर्थ ने मून को अट्रैक्ट किया, मून ने मून को अट्रैक्ट नहीं किया, अर्थ ने मून को किया। तो मून इज एक्सपीरियंसिंग रियल ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। अगर अर्थ ने मून को अट्रैक्ट किया तो मून ने भी अर्थ को क्या किया? अट्रैक्ट। अर्थ ने अर्थ को अट्रैक्ट किया क्या? नहीं। तो रियल फोर्सेस का सोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल। जब बस रुकी तुमको फॉरवर्ड पुश लगा, जब बस आगे गई तुमको बैकवर्ड पुश लगा। क्यों? किसी ने धक्का दिया तुमको? नहीं। तो रियल फोर्स था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सोर्स एक्सटर्नल है क्या? नहीं। फिर भी तुमको पुश फील हुआ क्या? हाँ। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ योर ओन मास। मतलब यहाँ पे जो सोर्स है वो एक्सटर्नल नहीं है, वो कौन है? इंटरनल है। और ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हो? सूडो फोर्स। व्हाट कैन यू से अबाउट डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स? जो भी डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का, उसको अपोजिट। तो अभी याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा। गुड। तो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता है अगर आपको, तो वी कैन मूव टू फाइनली सम डेरिवेशंस। अब हमको देखना है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन of an object on smooth. What is the meaning of smooth? What is the meaning of smooth? Smooth मतलब there is no friction, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया फ्रिक्शन अगला चैप्टर है। तो व्हेन यू से समथिंग इज स्मूथ मतलब there is no friction। तो हमको देखना है एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ है? एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, उसका कितना एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है,
स्मूथ है, रफ नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, इस पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हमको फाइंड करना है फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। तो इस पे लगेगा फोर्स। अब फोर्स दो टाइप के होते हैं, पुल एंड पुश। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना। दरवाजे पे भी लिखा होता है पुल, पुश। तो इसमें तीन केसेस देखने हैं हमको। नंबर वन, व्हेन द पुल इज हॉरिजॉन्टल, when the pull acting on the object is horizontal. Let us say मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, इसका मास क्या है m, तो वेट क्या हो गया mg। वेट क्या है इसका mg। मुझे फिलहाल वेट की जरूरत नहीं तो मैं बता भी नहीं रहा। इस ऑब्जेक्ट पे मैंने कौन सा फोर्स लगाया? पुल। और पुल कैसा है? हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसा। और जो पुल लगा दिया ये है F। और जो पुल है ये एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है। जब एक मास पे, एक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो तो उसका क्या होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? सेम, राइट? गुड। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव सीन दैट F इक्वल्स टू ma, तो A इक्वल्स टू F बाय m। तो जब भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो, स्मूथ सरफेस पे हो, स्मूथ, अगले चैप्टर में ये सारे टॉपिक रिपीट होंगे यहाँ से आगे। सिर्फ साथ में फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा हमको, वो बाद में देखेंगे। तो रिमेंबर, वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया? F बाय m। और ये फोर्स कौन सा है? पुल फोर्स है। केस टू, when the pull is acting at an angle theta with respect to horizontal. When a pull acts at an angle theta with respect to horizontal, with respect to horizontal, मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वापस से स्मूथ है, मतलब एक सरफेस है वो स्मूथ है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है वो भी स्मूथ है, देयर इज नो फ्रिक्शन व्हाटसोएवर। इस पे एक पुल फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? पुल। लेकिन जो पुल फोर्स है ना, ये मैं ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सम लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो पुल फोर्स लगा वो इस केस में हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन कितना एंगल बना रहा है? थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो व्हेन अ पुल एक्ट्स एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। मैं दोनों केस बता देता हूँ तुमको। जस्ट इमेजिन, जब किसी की गाड़ी खराब हो जाती है ना, कार, तो पता है उसको क्या करते हैं? टो करते हैं, टो। और टो कैसे करते हैं पता है? एक रस्सी बांधते हैं, राइट? आगे से एक गाड़ी खींचता है, वो हो गया ये केस, हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स, पक्का? गुड। मान लो मेरे पास एक रोलर है, आपको पता होगा पिच पे रोलिंग करते हैं, क्रिकेट पिच, उसको फ्लैट बनाने के लिए। और रोलर है, रोलर को हैंडल है। रोलर तो ग्राउंड पे रोल होने वाला है ना, किसके उसको उठा के लाऊंगा मैं? ग्राउंड पे रहेगा। उसके हैंडल को ऐसा पकड़ा ऊपर, गुड, और ऐसा खींच रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ रोल हो रहा है? सरफेस पे। जो फोर्स मैंने लगाया वो हॉरिजॉन्टल था क्या? नहीं, वो क्या है? एट सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ इसमें फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आपके पास फोर्स एट सम एंगल हो तो उसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे आपको। और एंगल को एडजेसेंट जो कंपोनेंट होता है पता है कौन होता है? F cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट पता है क्या है? F sin थीटा। कौन है ये? F sin थीटा। फिलहाल मुझे F sin थीटा की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं दिखाने भी नहीं वाला। बट वेयर इज द सिस्टम मूविंग? टुवर्ड्स राइट विद एक्सेलेरेशन A। अब ये ऑब्जेक्ट को राइट में एक्सेलरेट करवाने के लिए पूरा फोर्स रिस्पॉन्सिबल था कि F cos थीटा रिस्पॉन्सिबल था कि F sin थीटा रिस्पॉन्सिबल था? F cos थीटा। तो यहाँ पे आप लिखते हो F cos थीटा इक्वल टू ma, क्योंकि यू विल से
फोर्स इक्वल टू एम ए, सही बात है, लेकिन ये ए पूरे एफ ने प्रोड्यूस किया क्या? नहीं, किसने प्रोड्यूस किया? एफ कॉस थीटा। तो क्या लिखोगे? एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए। तो इसमें ए क्या आएगा? एफ कॉस थीटा बाय एम। पक्का पक्का सर? अगर मैं आपको बोलूँ ये और ये दोनों सेम है, अलग अलग है ही नहीं, ये जनरल केस है और वो स्पेशल केस है। क्यों? एक बात बताओ, यहाँ पे फोर्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया था? 0। तो इधर जो तुमने फॉर्मूला डिराइव किया यहाँ पे, पुट थीटा इक्वल टू 0, पुट थीटा इक्वल टू 0, व्हाट इज कॉस 0? 1। तो कॉस 0 1 तो क्या आ गया? हाँ, एफ बाई एम। तो वही तो था, मतलब एक्चुअल जनरल केस ये है, इसका स्पेशल केस पहला वाला। पक्का पक्का? श्योर श्योर, गुड। तो पहले केस को मत याद रखो, सिर्फ इसको याद रखो। और आपको लॉज ऑफ मोशन में इसलिए मैंने बोला इतने सारे ट्रिक दूंगा, और रिमेंबर दिस इज नॉट थ्योरी। आज जो तुम सीखने वाले हो और जो तुम कल सीखने वाले हो वो 70 to 80% क्वेश्चन है। आई एम टीचिंग इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, क्योंकि कभी कभी वो PYQ के फॉर्म में अभी तक आए नहीं, मे बी आगे आ जाए, तो यू शुड नो। तो रिमेंबर दिस एज अ ट्रिक। अगली बार से डू नॉट रिमेंबर एफ बाई एम, ओनली रिमेंबर एफ कॉस थीटा बाय एम। लेकिन कब? ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विच इज स्मूथ। गुड 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 गुड। अब आ जाता है तीसरा केस। अब हम लोग पुल की जगह पे पुश कर रहे हैं, पुश। वैसे याद रखना, जैसे पुल पुल के दो केसेस है, पुल इज हॉरिजॉन्टल एंड पुल इज एट सम एंगल थीटा। पुश के भी दो केसेस है, पुश इज हॉरिजॉन्टल। वैसे पुश और पुल अगर हॉरिजॉन्टल है तो दोनों सेम केस है, सिर्फ डिफरेंस क्या है फिर? तो ओनली डिफरेंस इज पुल में तुम खींचते हो और पुश में तुम धक्का देते हो, ये डिफरेंस है। तो पुश पीछे से लगेगा और पुल आगे से, तो फॉर्मूला चेंज होगा क्या? नहीं, तो सेम रहेगा। तो वो पुश इज हॉरिजॉन्टल का केस में डिस्कस करूंगा ही नहीं, मैं सीधा जाऊंगा तीसरे केस पे, दैट इज पुश एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा with respect to horizontal, with respect to horizontal। तो हमारे पास ऐसा है, हमारे पास कैसा है? हमारे पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, m। और इस ऑब्जेक्ट पे अब पहले तो मैं एक काम करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसका मास है m। इस पे हमने लगा दिया एक फोर्स। कौन सा फोर्स? पुश फोर्स। तो ये पुश फोर्स है। पुश फोर्स का डायरेक्शन के साथ केयरफुल रहना। पुश आगे धक्का देना, तो एरो हेड इधर होना चाहिए, उल्टा मत कर देना। उल्टा करोगे तो दैट बिकम्स अ पुल अगेन। बराबर? माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, ये ऑफ कोर्स ये एंगल थीटा है, ये जो फोर्स है पुश फोर्स, ये कौन से क्वाड्रंट में पॉइंट कर रहा है? फोर्थ में। इट इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रंट, इट इज पॉइंटिंग इन फोर्थ क्वाड्रंट। वेरी गुड। फोर्थ क्वाड्रंट में एक्स और वाई की वैल्यूज के बारे में तुम क्या बता सकते हो? एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। तो सिमिलरली ये फोर्स, ये जो फोर्स है ना, फोर्स, इसको सिर्फ उठा के यहाँ रख दो, क्योंकि आप ये कर सकते हो। यू नो वेक्टर को तुम कहीं भी मूव कर सकते हो जब तक तुम उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट। और ये फोर्स एफ था, तो ये जो एफ फोर्स है उसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा। कौन सा कंपोनेंट आएगा? एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, कौन आएगा? एफ साइन थीटा। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। पुल के केस में एफ साइन थीटा ऊपर होता है नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में, और एफ साइन थीटा इस केस में नीचे होता है एम जी के डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे क्या है? एम जी। वो मैं भी ड्रॉ करूंगा, अभी बताऊंगा। ऐसा है, ऑलवेज रिमेंबर, जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, तो जो वेट है एम जी, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक्शन, इस एक्शन ने क्या किया? रिएक्शन। और रिएक्शन हमेशा जिस सरफेस पे तुमने ऑब्जेक्ट रखा है उसको 90 डिग्री पे होता है, इसलिए उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन।
तो नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे भी वैसा ही था, यहाँ पे भी वैसा था, एम जी नीचे एंड एफ साइन थीटा एंड नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन है। और एफ का एक कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, एफ साइन थीटा ऊपर है। एम जी को किसने किसने बैलेंस किया, आर प्लस एफ साइन थीटा ने। गुड। यहाँ पे जब देखोगे, यहाँ पे नीचे था कौन, एम जी, ऊपर था कौन, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे जैसे पिछले केस में इक्वेशन क्या बना, आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, यहाँ पे क्या बनेगा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल्स टू आर। गुड। इस केस में भी ऑब्जेक्ट जा रहा है टू द राइट विथ एक्सेलेरेशन ए। तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट एफ ने करवाया, एफ साइन थीटा ने करवाया कि एफ कॉस थीटा ने करवाया। तो एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए, तो ए इक्वल टू एफ कॉस थीटा बाय एम। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इफ द फोर्स इज पुल और पुश, फॉर्मूला बनता है सेम। सिर्फ ये डिफरेंस है, उधर एफ साइन थीटा ऊपर था, यहाँ पे नीचे है, दैट इज ओनली डिफरेंस। अब हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे, थोड़ा सा, और ये दोनों आपके पीवाईक्यू हो जाएंगे। अब एक है आपका नीट का पीवाईक्यू, दूसरा बनेगा आपका जेई एंड नीट का पीवाईक्यू। तो जो पहला केस लेने वाला हो वो सीईटी एंड नीट का पीवाईक्यू है, और जो दूसरा केस लूंगा वो जेई एंड नीट का पीवाईक्यू है। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यस, वो स्मूथ सरफेस पे है, यस, उसका एक्सीडेंट फाइंड करना है, यस, लेकिन जो स्मूथ सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो इंक्लाइंड है। तो एक्सेलेरेशन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, एक्सेलरेशन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो व्हाट वी हैव, इसमें भी दो केस। नंबर वन में ऐसा है, हमारे पास जो इंक्लाइन प्लेन था, इस इंक्लाइन प्लेन पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रखा है, डन। हमने इस इंक्लाइन प्लेन को कुछ नहीं किया, इंक्लाइन प्लेन के साथ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो हमारे पास ऐसा केस था, ये है ऑब्जेक्ट, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसने विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो एंगल बनाया है उसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, आप अल्फा भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे थीटा किस लिए यूज कर रहे हो, डायरेक्शन, मतलब एंगल मेड बाय फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो थीटा अब तक आप यूज कर रहे थे, किसके लिए यूज कर रहे थे, एंगल मेड बाय फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे थीटा किसके लिए यूज कर रहे हो, एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे अब तक कोई फोर्स लगाया नहीं मैंने, पक्का। अगर कंफ्यूजन होता है आपको तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, इसके आगे से इसको थीटा बोलना ही नहीं, इसको अल्फा बोलना, क्योंकि पैरामीटर्स में तुम कंफ्यूज अगर हो गए, लॉज ऑफ मोशन में तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन में बड़ा प्रॉब्लम है, नोटेशन गड़बड़ तो सारे आंसर गड़बड़। क्योंकि उधर एक एंगल ऑफ रिपोज और एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों आएंगे, एंगल ऑफ रिपोज को अल्फा बोलोगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को थीटा बोलोगे। तो मैं अभी से सारे नोटेशंस को यूनिफॉर्म कर देता हूँ। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो भी होगा मैं उसको क्या बोलूँगा, अल्फा, और फोर्स ने जो भी एंगल बनाया विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल उसको क्या बोलूँगा, थीटा। गुड। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ एक्ट करता है, mg, राइट। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, फिर अगर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूं, ऐसा, अगर ये अल्फा तो ये भी क्या, अल्फा। क्यों, क्योंकि इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज अल्फा, then the angle between two other lines which are perpendicular to these two lines is also alpha। अगर इन दोनों में एंगल कितना है, अल्फा, तो इन दोनों को परपेंडिकुलर लाइन में भी एंगल कितना होगा, अल्फा। देखो ये वाला लाइन इसको है क्या परपेंडिकुलर, यस, ये इसको है ना परपेंडिकुलर, और ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है क्या, हाँ। तो इन दोनों में कितना एंगल, अल्फा, तो इन दोनों में भी कितना एंगल, अल्फा।
और आपको पता होना चाहिए ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। मैंने अभी हमेशा बोला आपको कि नॉर्मल रिएक्शन जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा है उसको नॉर्मल, तो बराबर है कि नॉर्मल रिएक्शन। यस, ये Mg है तो ये Mg का कौन सा कंपोनेंट है, कॉस अल्फा, क्योंकि एडजेसेंट वाला कंपोनेंट कॉस होता है। तो ये कौन है, Mg साइन अल्फा। कौन है ये, Mg साइन अल्फा, बराबर। सरफेस क्या था, स्मूथ, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, राइट। क्यों आएगा, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है, Mg साइन अल्फा, बराबर। अगर फ्रिक्शन होता तो वो नीचे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन फ्रिक्शन कितना है। पक्का पक्का। लेकिन फिलहाल अब जब तक फ्रिक्शन हम लोग इंक्लूड नहीं करते तब तक कम से कम जैसे ही इंक्लाइन प्लेन की बात हुई तुमको ये पता होना चाहिए, ये तुमको मैंने सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी बताया है। सर्कुलर मोशन में बैंकिंग ऑफ रोड्स में तुमको ऑलरेडी सिखाया है मैंने। कम से कम एक्सपेक्टेशन ये होता है कि इंक्लाइन प्लेन पे वेट के कंपोनेंट पता होना चाहिए। Mg cos जो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करता है, और Mg sin जो टूवर्ड्स द पॉइंट होता है, टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन, बराबर। कंपोनेंट पता है अब। तो एक कंपोनेंट यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, बराबर, हाँ कि ना। यस, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है। तो तुम इसको लिखोगे F इक्वल टू कौन सा फोर्स, Mg साइन अल्फा, Mg साइन अल्फा। लेकिन फोर्स खुद क्या होता है, Ma, तो Mg साइन अल्फा, mm कैंसल, तो A इक्वल टू G साइन अल्फा हो गया आपका इक्वेशन। एक्सप्रेशन चाहिए था, यस, ये था आपका CET और नीट का PYQ। The acceleration of an object kept on a smooth inclined plane making an angle alpha with respect to horizontal is given by, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये था, G sin अल्फा। गुड। अब अगला जो है वो आपका नीट और जेई का PYQ है। So, number two, if the inclined plane is given horizontal acceleration b, मतलब ये जो इंक्लाइन प्लेन है, मैं इसी इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे देता हूं। रिमेंबर what I will do is मैं इसी इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन देने वाला हूं। अब आपको समझेगा कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों सिखाया। तो सबसे पहले मैं इसको पुश करने वाला हूं टू द लेफ्ट विथ एक्सेलरेशन बी। ए नहीं यूज कर सकता मैंने ए ऑलरेडी यूज कर लिया। तो मैं ए नहीं यूज करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, बी। पिछला केस और ये केस एक ही डिफरेंस है। पिछले केस में ऑब्जेक्ट था इंक्लाइन प्लेन पे और नीचे की डायरेक्शन में था एक फोर्स, तो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन ए। अब हम लोग इस इंक्लाइन प्लेन को ही धक्का देने वाले हैं सच दैट दिस ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेशनरी। पहले ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था क्या, नहीं, वो कहाँ जा रहा था, नीचे विद एक्सेलरेशन ए, बिकॉज ऑफ विच कंपोनेंट, जी साइन अल्फा। तो वो नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे नहीं आने के लिए हम लोग इस पूरे इंक्लाइन प्लेन को ही धक्का दे देते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी थोड़े टाइम पहले तुमसे पूछा मैंने, बस अगर रुका, ब्रेक मारा तो तुमको कैसा पुश लगता है, आगे। बस आगे गया तो पीछे, बस राइट में गया तो लेफ्ट में, और लेफ्ट में गया तो राइट में। क्यों, क्योंकि इन चारों केसेस में तुम ऑब्जेक्ट हो, तुम इस ऑब्जेक्ट जैसे हो, ब्लॉक जैसे हो, और इंक्लाइन प्लेन बस है। बस आगे गया, बस स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड, एक्सेलरेशन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है
और उसमें तुम ऑब्जेक्ट हो, तो तुम पे सूडो फोर्स एक्ट होता है। विच डायरेक्शन? अपोजिट टू एक्सेलेरेशन। ये इंक्लाइन प्लेन बस है, ये ब्लॉक तुम हो। इंक्लाइन प्लेन मतलब बस, एक्सेलेरेशन हो रहा है टू द लेफ्ट साइड, तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? टू द राइट साइड। तो इस पे जो सूडो फोर्स एक्ट होने वाला है ना, सूडो फोर्स, वो यहाँ लगने वाला है। दिस इज सूडो फोर्स। व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलेरेशन। व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द प्लेन? बी, तो ये हो जाएगा mb। पक्का? गुड। नहीं समझा तो याद रखो, ये तो अभी लॉज ऑफ मोशन है, अभी फ्रिक्शन आएगा तब आएगा असली मजा। मैं ऐसा ही एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मेरी मर्जी, ड्रॉ कर दिया। आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू, सो आई विल ड्रॉ अ लाइन। इफ दिस इज अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा। व्हाई? करस्पॉन्डिंग है इसलिए। अब बोला करस्पॉन्डिंग कैसे? करस्पॉन्डिंग हो गया, ऐसा है, फोर्स इज अ वेक्टर। वेक्टर तुम जहां चाहो वहां पे ड्रॉ कर दो, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। यस, हाँ। अब बताओ ये एंगल अल्फा बनेगा क्या? हाँ, ये एंगल अल्फा इस लाइन में और इस लाइन में बना, और ये जो रेड लाइन है ये वाइट को क्या है? पैरेलल है। हाँ, तो फिर ये एंगल भी अल्फा ही बनता है। तो ये अल्फा बना। अब ये अल्फा बना तो इधर एम बी का एक कंपोनेंट गया, एंगल को लग के कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस। तो ये क्या है? एम बी कॉस अल्फा। बराबर? पक्का पक्का? श्योर श्योर, गुड 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 गुड, श्योर। और इधर कौन आया? एम बी साइन अल्फा, एम बी साइन अल्फा। तो आपको दिख रहा होगा एम बी साइन अल्फा और एम जी कॉस अल्फा ने मिलके, मतलब नॉर्मल रिएक्शन ने किसको किसको बैलेंस किया? एम बी साइन अल्फा और एम जी कॉस अल्फा। गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100% पक्का। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, अगर ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एम जी साइन अल्फा को किसने बैलेंस कर लिया? एम बी कॉस अल्फा, राइट। तो हमको बी की वैल्यू चाहिए थी, तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी वो भी समझ लो। अब किसने किसको बैलेंस किया? एम जी साइन अल्फा ने किसको बैलेंस किया? या उल्टा बोल दो, एम बी कॉस अल्फा को एम जी साइन अल्फा ने बैलेंस कर दिया। इट्स सेम थिंग, एम बी कॉस अल्फा ने एम जी साइन अल्फा को बैलेंस कर दिया, एक ही बात है। ये और ये हो गया आंसर। तो व्हाट इज बी? जी साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, तो बी इक्वल टू जी टैन अल्फा। बराबर? दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्लॉक बी। पक्का पक्का? एक्सटेंशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, नॉट द ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक तो मूव ही नहीं हो रहा है। श्योर श्योर। अब इसके आगे भी क्वेश्चन बनते हैं इस पे, वो हम लोग जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। फिलहाल तो तुमको बी फाइंड करना था, बी फाइंड हो गया। अब यू कैन गो अ स्टेप अहेड, बट वो हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे जब आएगा तब। यहाँ तक क्लियर है? गुड। अब हमको देखना है केस ऑफ लिफ्ट। याद है क्या केस ऑफ लिफ्ट? मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में ही था। डू यू रिमेंबर? apparent weight of an object inside a lift। अगला टॉपिक है apparent weight of an object, apparent weight of an object inside a lift, inside a lift। तो जो लास्ट लेक्चर पे नहीं थे, अभी आपको और एक चांस है, अभी अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि इस पे से जो फॉर्मूला बनेंगे उस पे बेस्ड तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन ओरली सॉल्व होंगे। ये बेस है, बेस। इसके ऊपर अभी लेयर जाएगा, एक के ऊपर एक डिफिकल्ट लेयर आएगा। सबसे पहले बिफोर इवन वी टॉक अबाउट व्हाट इज द अपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड अ लिफ्ट, तुमको पहले पता होना चाहिए, अगर मेरे पास एक सरफेस है, सरफेस पे अगर एक ब्लॉक है, ब्लॉक का जो एक्चुअल वेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं mg, एक्चुअल वेट, mg होता है एक्चुअल वेट, जिसको रियल वेट भी बोलते हैं। ये है एक्शन, और सरफेस से कर दिया रिएक्शन।
ये जो रिएक्शन है आर, इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट वेट। क्या बोलते हैं इसको? एपरेंट वेट। क्या बोलते हैं इसको? एपरेंट वेट। क्या बोलते हैं इसको? एपरेंट वेट। हम जो मेजर करते हैं वो mg होता ही नहीं है, वो होता है एपरेंट वेट। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ तो मेरा वेट वेइंग मशीन पे एक्शन है, मतलब mg उस पर एक्शन है, तो वेइंग मशीन ने क्या लगाया? रिएक्शन। तो तुम जो मेजर करते हो वो नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो तुम क्या मेजर कर रहे हो? एपरेंट वेट। तो रिमेंबर रिमेंबर एंड रिमेंबर, in practical life you never measure mg, you measure r. Good. अब केस बाय केस वी विल डिस्कस। टोटल 6 से 7 केसेस है, मैं उसको 3 या 4 केसेस में वाइंड अप कर दूंगा। तो नंबर 1, केस नंबर 1, लिफ्ट इज स्टेशनरी। लिफ्ट इज स्टेशनरी। अगर लिफ्ट स्टेशनरी है, लिफ्ट मूविंग नहीं है, मेरे पास एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है और लिफ्ट मूव ही नहीं हो रहा है, तो यू हैव अ लिफ्ट, यू हैव एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिफ्ट विथ मास m, विथ मास m। इसका मास क्योंकि m है m, इसका मास m है m, तो एक्चुअल वेट कितना है? mg। अपरेंट कितना है? r। तो रिमेंबर रिमेंबर, इफ लिफ्ट इज स्टेशनरी, वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी इज जीरो, एक्शन इज जीरो। जब ऐसा हो तो आपको पता होना चाहिए कि R इक्वल टू क्या आता है? mg, क्योंकि बैलेंस्ड है ना ये। इसको तुम इक्विलिब्रियम बोलते हो। R ने mg को बैलेंस कर दिया। व्हाट वाज R? apparent weight. What is mg? Actual weight. So what is your conclusion? Your conclusion is apparent weight equals to actual weight. तो ऐसे सिचुएशन में जब लिफ्ट स्टेशनरी है, लिफ्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो भी तुमने वेट मेजर किया, वो एपरेंट वेट इक्वल टू क्या आता है? एक्चुअल वेट। आर इक्वल टू mg। केस नंबर 2, लिफ्ट मूविंग अप। केस नंबर 3, लिफ्ट मूविंग डाउन। केस नंबर 2, लिफ्ट मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। केस नंबर 3, लिफ्ट मूविंग डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, दोनों को कंबाइन करके सेम केस लिखूंगा। लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन, लिफ्ट इज मूविंग either up or down with constant velocity, with constant velocity। वेलोसिटी जीरो तो नहीं है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है, बराबर। अगर एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो हो गया। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो वापस से वही कंडीशंस आ गए, आर इक्वल टू mg, मतलब एपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट। तो टोटल ऐसे 3 केसेस है जिसमें एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। नंबर 1, लिफ्ट इज स्टेशनरी। नंबर 2, लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और जो चीज़ें 4-5 बार बोल दिया मैंने, मतलब वो क्वेश्चन में तुमको काम में आएगा। अब लगेगा आपको क्वेश्चन में ये, अगर बोल दिया सिस्टम इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए, फिर तब का तब देखेंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3, लिफ्ट इज मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन a। लिफ्ट मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन a, विथ एक्सेलरेशन a। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो लिफ्ट के फ्लोर पे रखा है, लिफ्ट के फ्लोर पे रखा है। इसका जो वेट है mg, जो इसका एक्चुअल वेट है mg, वो नीचे की डायरेक्शन में है और एपरेंट वेट मतलब नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में है। और इस केस में कोई आपको ऐसा बोला है लिफ्ट इज मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन a। अब सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है।
derivative of velocity is acceleration. If v is constant, dv by dt is 0. If v is not constant, dv by dt is not 0, so it is not 0. Then you have to know कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड तब होता है जब नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में हो, मतलब ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है, नीचे वाला फोर्स कम है। तो ऊपर वाला फोर्स कौन है? आर। नीचे वाला कौन है? एम जी। तो आर माइनस एम जी इज नेट फोर्स, आर माइनस एम जी, क्योंकि सिस्टम कहाँ जा रहा था? ऊपर। कहाँ जा रहा था? ऊपर। लेकिन फोर्स क्या होता है? एम ए। क्या होता है? एम ए। तो एम ए इज आर माइनस एम जी। तो आर क्या हो गया? एम जी प्लस एम ए। क्या हो गया? एम जी प्लस एम ए। अब थोड़ा सा यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं पहले। व्हाट इज एम जी? एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट में कुछ ऐड कर रहे हो तब जाके क्या मिल रहा है? एपरेंट वेट। एक्चुअल वेट प्लस समथिंग इज एपरेंट वेट। तो कौन सा ज़्यादा कौन सा कम? apparent weight is greater than actual weight. तो apparent weight is greater than actual weight. तो remember, जब एक लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो तो उस केस में मोमेंटरीली आपका वेट आपको ज़्यादा फील होता है, क्योंकि apparent weight is actual weight plus something. तो ये कंक्लूजन है, apparent weight is greater than actual weight when the lift is accelerating up. बराबर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? गुड। अब इसी में एक स्पेशल केस है, पहले मैं इसको खत्म करता हूँ फिर जाता हूँ अगले केस पे। R इक्वल टू एम कॉमन G प्लस ए। CET के PYQ लिया था ना मैंने लास्ट लेक्चर में। इसके बाद याद रखना, चाहे वो लिफ्ट हो चाहे वो कुछ भी हो, ऐसा बोल दिया कि एक बंदर है जो रस्सी से ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है ना, बस G प्लस ए। व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन? G प्लस ए। फिर वो लिफ्ट हो, लिफ्ट को खींचने वाला केबल हो, उसमें टेंशन कितना? mg प्लस ए। मंकी है, वो एक रस्सी पे ऊपर चढ़ रहा है, व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन? G प्लस ए। एनीथिंग गोइंग अप, G प्लस ए, याद रखना आप। गुड। अब इसमें एक स्पेशल केस ऐसा बोलते हैं, लिफ्ट इज गोइंग अप, यस, एक्सेलरेशन है विद एक्सेलरेशन a इक्वल टू जी। तो केस सारा का सारा वही है, सिर्फ इतना बोल दिया, लिफ्ट इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन a इक्वल टू जी, a इक्वल टू जी। तो मैं फॉर्मूला वापस लिखने नहीं वाला, सब कुछ सेम है, सिर्फ ये है कि ये जो a है उसकी वैल्यू भी क्या है? g है। तो r क्या हो गया? 2mg। क्या हो गया? r कौन था? एपरेंट वेट। mg कौन था? एक्चुअल वेट। तो तुम्हारा कंक्लूजन क्या हुआ? apparent weight is 2 times of actual weight. मतलब एग्जाम्पल, अगर किसी का वेट लेट अस से 55 किलोग्राम वेट है, क्योंकि आप में से मेरे को लगता नहीं है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, योर रेंज इज बिटवीन, गर्ल्स के लिए आई वुड से 40 to 60 के बीच में 65, एंड योर रेंज इज बिटवीन 55 to अराउंड 80-85। अब बोन डेंसिटी पे भी होता है ना, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट योर फैट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट बोन डेंसिटी। और मेल साइड नॉर्मली हैव गुड बोन डेंसिटी, तो थोड़ा वेट ज़्यादा होता है। गुड। तो इमेजिन किसी का 70 किलोग्राम वेट है, उसको लिफ्ट में बिठा दिया और लिफ्ट इज गोइंग अप विद ए इक्वल टू जी, तो रीडिंग मिलेगा 140। तो डरना मत, वो मोमेंटरी है। और इतना कैसे बढ़ गया? कुछ नहीं, वो बाद में वापस से उसके नॉर्मल वैल्यू पे आने वाला है। तो डबल वेट दिखेगा। इसके बाद है लिफ्ट कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए। अगला केस है लिफ्ट कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए, केस नंबर 5। लिफ्ट मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ए, विथ एक्सेलरेशन ए। तो वी हैव अ लिफ्ट, इसमें है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, तो वेट है mg, एक्चुअल वेट, एंड ऑफ कोर्स नॉर्मल रिएक्शन r। तो ये mg और ये r।
और लिफ्ट आ रहा है नीचे विद एक्सेलरेशन ए। अभी फिर वापस वही लॉजिक, अगर कोई भी सिस्टम नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, सबसे पहले वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। नंबर टू, एनीथिंग विल कम डाउन ओनली व्हेन रिजल्टेंट फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है ऊपर वाला कम है। तो हमेशा यहाँ पे नेट फोर्स लिखते टाइम लिखोगे mg माइनस आर। पिछले केस में क्या लिखा था, r माइनस एम जी, क्योंकि सिस्टम कहाँ जा रहा था, तो ऊपर वाला फोर्स कौन था, r माइनस एम जी। यहाँ पर सिस्टम कहाँ आ रहा है, नीचे, तो क्या लिखोगे mg माइनस आर। और ये क्या होता है, ma, mg माइनस आर। आर को इधर लाओ, r इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। एम जी क्या होता है, एक्चुअल वेट। आर क्या होता है, एपरेंट वेट। एक्चुअल वेट में से तुम कुछ माइनस कर रहे हो, फिर क्या मिल रहा है, एपरेंट वेट। तो व्हाट इज योर कंक्लूजन, एपरेंट वेट इज स्मॉलर देन, मतलब लेस देन एक्चुअल वेट। गुड गुड। इसमें से मैं निकाल लेता हूँ m कॉमन, तो क्या आ जाएगा, g माइनस ए। तो व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन, g माइनस ए। एनीथिंग कमिंग डाउन, g माइनस ए। अब इस पे क्वेश्चन वापस से नीट और जेडब्ल्यू दोनों में आया है, वही बंदर वाला केस। अभी केस ऐसा था, बोला था कि एक रस्सी है विच कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 500 न्यूटन, मतलब 500 न्यूटन से ज़्यादा, अगर 500 न्यूटन से ज़्यादा अगर उस पर फोर्स लगा तो वो रस्सी टूट जाएगा। तो उस पर जो बंदर है वो भी नीचे गिर जाएगा, बराबर, गुड। तो अब क्वेश्चन ऐसा था, मंकी हैज़ अ मास ऑफ 50 किलोग्राम। मंकी का मास कितना, 50 किलोग्राम। विथ व्हाट एक्सेलरेशन एंड हाउ, हाउ मतलब ऊपर के नीचे कैसे जाना चाहिए, विथ व्हाट एक्सेलरेशन एंड हाउ द मंकी should use this rope so that it does not break। डाउनवर्ड आना चाहिए, बराबर, राइट। अपवर्ड भी जा सकता है, कंडीशन ये है रस्सी नहीं टूटना चाहिए। लेकिन मंकी का मास ही 50 है, कितना है, 50, तो 50 जी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ। 10 इंटू 50 कितना हो गया, 500। 500 तो यही हो गया, अगर ऊपर जाएगा तो उसमें प्लस ए होने वाला है ना, हाँ, तो 500 के ऊपर और मंकी नीचे, क्योंकि रस्सी टूट जाएगा। तो मंकी कैसे नीचे आना चाहिए, डाउन, मतलब इट शुड कम डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन। वो एग्जैक्ट क्वेश्चन जब आएगा तब देखेंगे, पर थ्योरी क्लियर होने से कम 4 में से 2 ऑप्शन तो गए। जहाँ भी लिखा होगा अपवर्ड नहीं जा सकता, राइट, जा ही नहीं सकता, क्योंकि g की वैल्यू ही 10 है। मैं a की वैल्यू 0.5 भी ले लूँ तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि 10.5 इंटू 50 इज ग्रेटर देन 500, तो नहीं चलेगा, गुड। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इफ यू नो बेसिक थ्योरी। इसके बाद यही केस, लिफ्ट मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a इक्वल टू g, जिसको तुम एक्चुअली फ्री फॉल बोलते हो। फ्री फॉल, किसी ने रस्सी काट दिया ऊपर से, लिफ्ट का स्ट्रिंग काट दिया, तो तुम पहले नीचे आओगे और फिर तुम्हारी आत्मा ऊपर जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन इज 0, क्योंकि ए और जी की वैल्यू हो गई सेम। नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब होता है दैट द पर्सन फील्स वेटलेस, इसको बोलते हैं वेटलेसनेस। तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा वेट है ही नहीं, देयर इज नो वेट। नॉर्मल रिएक्शन 0 का मतलब ये भी होता है कि ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ कांटेक्ट छोड़ देता है और आपको लगता है कि आप स्पेस में हो वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, इसलिए उसको बोलते हो वेटलेसनेस। तो योर एपरेंट वेट बिकम्स 0। इसमें एक आखिरी केस जो मैं लिखूंगा नहीं, लिफ्ट कमिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a ग्रेटर देन g, a की वैल्यू g से भी बड़ी हो गई है, g माइनस अ वैल्यू ग्रेटर देन g, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ने फ्लोर के साथ कांटेक्ट छोड़ दिया और किसके कांटेक्ट में है, सीलिंग के साथ। हॉरर मूवी वाला केस, हर एक हॉरर मूवी में ये केस डालते ही है, जिसमें वो या तो भूत है या तो जिसके शरीर में भूत आया, आत्मा, ऐसा ऊपर चिपक के चलता है।
तो इसलिए भी फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर तुम डरोगे नहीं, अरे यार क्या जोक है, नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव बना दिए। गुड। बट इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज वी रियली डोंट एंजॉय एनी मूवीज, क्योंकि हमको हर जगह पे फिर और कुछ इंडियन मूवीज है, कुछ डायरेक्टर्स है, नाम नहीं ले सकता मैं, उसके मूवी तो वी डोंट गो एंड वॉच एट ऑल। फिजिक्स की पूरी धज्जियां उड़ा देते हैं वो। सामने से गाड़ी आ रही है, ये हीरो इधर खड़ा रह गया, गाड़ी ने ब्रेक मारी, फिर ऊपर। आई डोंट नो हाउ डज दैट हैपन। हाँ नहीं, वो आई कैन नॉट टेक ना, आई एम ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, मैं नाम नहीं ले सकता। ठीक है, एनीवेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज, अब इसके आगे वापस बहुत सारे थ्योरी में ही क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, और यू विल आल्सो सी कि सच में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक है मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कांटेक्ट। यहाँ से आगे चालू होगा टेंशन वाला काम। थोड़ा सा और स्पीड स्लो डाउन करूंगा मैं। कोई भी कुछ भी लिखेगा नहीं, नोट्स आपको दिए हैं, ये फाइल भी अपलोड होता ही है, तो कुछ भी लिखना नहीं। मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कांटेक्ट से पहले मैं एक टॉपिक लेता हूँ, मोशन ऑफ बॉडी इज कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग्स। तो अगला टॉपिक वी विल फर्स्ट टेक मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग, उसके बाद जाएंगे मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कांटेक्ट। तो मोशन ऑफ बॉडीज या ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग्स, कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग्स। तो जो रस्सी तुम यूज कर रहे हो, उस रस्सी का खुद का मास नहीं है, मासलेस स्ट्रिंग्स। तो व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले मैं कंडीशन यहाँ पे बता दूंगा, मतलब आई विल ड्रॉ डायग्राम। उसके बाद हमको ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है वापस रिपीट कर दूंगा मैं। उसके बाद हमको चाहिए इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसके बाद हमको चाहिए टेंशन और एक्सेशन का फॉर्मूला। मैं सिर्फ एक या दो केस डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स दे दूंगा। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है तो 10 से 15 स्टेप के बीच में आपको लगेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा है तो 0 स्टेप में आंसर आता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन एक ही कंडीशन है, यू हैव टू पे अटेंशन हियर। ध्यान होगा तो समझेगा, नहीं तो फिर ऑफकोर्स ऑल द बेस्ट। कंडीशन डायग्राम ड्रॉ करूंगा मैं, फ्री बॉडी डायग्राम FBD। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन विच आई विल टेक ओनली 1 or 2 केसेस, देन डायरेक्ट एंड द इक्वेशंस फॉर टेंशन एंड एक्सेलरेशन। ये टॉपिक अच्छों को नहीं जमता, लेकिन हम सबको जमेगा और बहुत इजीली आएगा ये, तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान। तो ऐसा है, हमारे पास है एक फ्री सरफेस। क्या है हमारे पास? एक फ्री सरफेस। इसके ऊपर हमने रख दिए ब्लॉक्स। स्टार्ट करेंगे 2 ब्लॉक से, और ये जो 2 ब्लॉक की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको तुम किससे कनेक्ट कर रहे हो? मासलेस स्ट्रिंग से। तो अगर मुझे दो ब्लॉक्स को कनेक्ट करना है तो मुझे स्ट्रिंग्स कितने चाहिए? कम से कम एक रस्सी चाहिए ना, इन दोनों को बांधने के लिए। ऐसा ये है ऑब्जेक्ट ए, ये है ऑब्जेक्ट बी, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, ये है इसका मास m1, इसका मास है m2। और अभी याद रखना, जब तक स्ट्रिंग एक है तब तक टेंशन भी सेम है। और चीज याद रखना, टेंशन का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तुमने स्ट्रिंग को कहाँ बांधा, उस डायरेक्शन में। अगर मैं एक रस्सी लेता हूँ, एक रस्सी का एंड मैं पकड़ता हूँ, दूसरा बोलता हूँ आप पकड़ो खींचो, तो मेरे पर्सपेक्टिव से स्ट्रिंग कहाँ बांधा है? तुम्हारी तरफ, तो टेंशन का डायरेक्शन तुम्हारी तरफ, और तुम्हारे पर्सपेक्टिव से मेरी तरफ। ब्लॉक ए से टेंशन देखूंगा तो ब्लॉक बी की तरफ दिखेगा, और ब्लॉक बी से देखूंगा तो मुझे वो ब्लॉक ए की तरफ दिखेगा। हाँ कि ना? अब इसमें 2 केस बनते हैं। एक ड्राइविंग फोर्स मतलब सिस्टम को मूव करने वाला फोर्स, या तो बी पे लगेगा या तो ए पे लगेगा। हम स्टार्ट करते, चलो यहाँ से बी पे लगाते हैं। पहले हमने बी को पुल करना स्टार्ट कर दिया विथ सम फोर्स F।
with force F. So you are pulling the system to the right with force. Unbalanced force. Unbalanced force क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन. तो सिस्टम होगा एक्सेलरेट कहाँ पे? टू द राइट. हमारा टास्क था टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना. सबसे पहले इसका ड्रॉ कर दो फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम में हम सिर्फ बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस दिखाते हैं. तो ए ब्लॉक पे एक ही फोर्स है ड्यू टू टेंशन, और ये कहाँ जा रहा है? टू द राइट विद एक्सेलरेशन ए. क्योंकि मैं अगर एक को खींचूंगा, पहले का एक्सेलरेशन ए है तो दूसरे का भी ए है, क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद द कॉमन स्ट्रिंग. ऐसा नहीं हो सकता इसका ए इसका बी, नहीं हो सकता. दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम. और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी ब्लॉक, उस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? कौन से? दो. एक है एफ टू द राइट जो सिस्टम को राइट में लेके जा रहा है, और एक है टेंशन टू द लेफ्ट. पक्का. अब टेंशन मतलब फोर्स, और फोर्स मतलब क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन. टेंशन मतलब फोर्स मतलब क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन. सिर्फ टेंशन किस पे लग रहा है? m1 पे. तो T इक्वल्स टू m1 है. और थोड़ा अलग से सोचना है तो ये भी सोच सकते हो कि ये जो मास m1 है ये कहाँ एक्सेलरेट हो रहा है? टू द राइट, टू द राइट, टू द राइट. तो किसने एक्सेलरेशन करवाया उसका? किसने करवाया? T ने. बराबर. व्हाट अबाउट बी ब्लॉक? बी पे दो फोर्स है, F और T. सिस्टम कहाँ जा रहा है? टू द राइट. तो ज़्यादा फोर्स कहाँ है? टू द राइट. कौन सा फोर्स है टू द राइट? F. पीछे कौन है? T. तो F माइनस टी. F माइनस टी इक्वल्स टू M2A. बराबर. अब करना क्या? हमको A चाहिए तो और T चाहिए. सबसे पहले व्हाट यू शुड बी डूइंग इज, व्हाट यू मस्ट बी डूइंग इज, ये T इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. तो F माइनस टी इक्वल टू M2A था, और T था M1A. तो F माइनस M1A इक्वल्स टू M2A. तो F आ गया M1A प्लस M2A. तो F हो गया A कॉमन M1 प्लस M2. तो A आ गया F अपॉन M1 प्लस M2. बराबर. तो हमको चाहिए था एक्सेलरेशन जो मिल गया F अपॉन M1 प्लस M2, और हमको चाहिए था टेंशन T जो मिल गया. वो क्या है? M1A है, लेकिन A क्या है? F अपॉन M1 प्लस M2. ये जो सिंपल केस है, दो ही ब्लॉक है. अभी जब केस कॉम्प्लीट होता है ना, तो ये सब करते बैठोगे तो गए काम से. इतना टाइम जाएगा, 15 से 20 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो फिर ट्रिक क्या है? ये पूरे सिस्टम का क्या हुआ? क्यों हुआ? कौन सा फोर्स? F. व्हाट इज एक्सेलरेशन? फोर्स अपॉन मास. तो ऐसा सोचो, ये फोर्स F किसको खींच रहा है? उसके पीछे जो भी सबको, कौन है उसके पीछे? M1 और M2. अगर फोर्स इज MA तो व्हाट इज A? F अपॉन M. M कौन? टोटल मास. तो A इज F अपॉन टोटल मास. व्हाट इज टोटल मास? M1 प्लस M2. तो F अपॉन M1 प्लस M2. राइट. बराबर. दूसरा, ऐसा कौन सा ब्लॉक था जिसपे सिर्फ टेंशन एक्ट हुआ? M1. राइट. करेक्ट. सिर्फ टेंशन. टेंशन क्या होता है? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो टेंशन T क्या आ गया? M1A. क्या आ गया? M1A. A तो तुमने फाइंड किया ना. तो M1 F अपॉन M1 प्लस M2. अब यही ट्रिक हम लोग सेकंड पे अप्लाई करेंगे. इसी केस को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करने वाला हूं, थोड़ा सा, नॉट मच, लिटिल बिट. अब ऐसा करेंगे, ये जो F यहां लग रहा था, अब यहां नहीं लगाएंगे, अब दूसरे पे लगाएंगे. अब इसको यहां लगा देंगे और डायरेक्शन उल्टा कर देंगे. तो डायरेक्शन इसका कर देता हूं मैं उल्टा. ऐसा लगा दिया इसको. तो सबसे पहले ये इक्वेशन भूल जाओ, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, क्योंकि अभी थोड़ा सा चेंज होगा. अगर मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम नहीं भी ड्रॉ करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, क्योंकि अभी डायरेक्ट हमको आने वाला है. क्या क्या चाहिए? ए और टी. क्या चाहिए? ए और टी. व्हाट इज ए? फोर्स अपॉन टोटल मास. राइट. कौन सा फोर्स ने सिस्टम को ड्राइव किया? एफ ने. किसको खींचा? M1 और M2 को.
बराबर, राइट। अगर थोड़ा लॉजिकली सोचते, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, अगर एक गाड़ी खराब हो गई तो एक फोर्स लगा उसको खींचा, तो एफ अपॉन एम वन। दो गाड़ी खराब हो गई, एक के बाद दूसरा भी लगा दिया, तो एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। सिंपल सी बात है। और तीसरा लगा दिया तो एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। एंड लुक एट दिस डायग्राम नाउ। ये डायग्राम देख के बताओ ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसपे सिर्फ टेंशन एक्ट हो रहा है, M2, तो T क्या आएगा, M2A, M2A, और A तो पता ही है ना आपको, तो हो गया ना डायरेक्ट डायरेक्ट, T इक्वल्स टू M2A F अपॉन M1 प्लस M2, बराबर, गुड। अब मैं इसको और कॉम्प्लिकेट करूंगा। एक्चुअली कॉम्प्लिकेट कर ही नहीं रहे हम, तो सिंपल कर रहे हैं इसको, तो सिंपल करूंगा, सिर्फ ज़्यादा ब्लॉक्स लगाते जाऊंगा और आप मुझे आंसर बताते जाओगे। दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ये पहला ब्लॉक था ए, दूसरा ब्लॉक है बी, मास M2 है, तीसरा ब्लॉक है सी। मैं फर्स्ट क्वेश्चन, तीन ब्लॉक है तो कितने रस्सी चाहिए तीनों कनेक्ट करने के लिए, दो। जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो -1 टू कनेक्ट द ब्लॉक्स, खींचने के लिए अलग एक्स्ट्रा लगने वाला है वो आपको, गुड। ये यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग, यहाँ पे लग गया फोर्स, जैसे लाइक एफ फोर्स। अब मैं मान लेता हूँ कि पहले और दूसरे ब्लॉक मास M1 M2 M3, यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T1 है, रस्सी चेंज हो गया, टेंशन चेंज हो गया, T2 और T2, बराबर, गुड। क्योंकि हमने फोर्स लगाया C पे टू द राइट, तो सिस्टम कहाँ एक्सेट हुआ, टू द राइट। व्हाट विल बी एक्सेशन का इक्वेशन, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 टोटल मास, पक्का पक्का, गुड, श्योर श्योर, गुड। अब इसके बाद सॉल्व कैसे करते हैं इसको, हमको T1 और T2 दोनों चाहिए, ये हो गया ना। मुझे इक्वेशन कम से कम यूज करने हैं, एक आधा करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन कम से कम करने हैं। अब ऐसा ब्लॉक ढूंढो जिसपे एक सिंगल फोर्स एक्ट हो रहा हो, M1 कौन है, कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स है, T1, T1 किसको किसको खींच रहा है, M1 को, तो T1 इज M1A, what is A, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, बराबर, गुड। अब अच्छे सुनना, कौन बाकी रह गया, T2 मतलब यहाँ पे, T2 किसके बीच में, B और C, मतलब M2 और M3, बराबर, करेक्ट, राइट। फोर्स कहाँ लग रहा है, टू द राइट, राइट, ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स नहीं, उसके उल्टे डायरेक्शन में देखो, देखा क्या, कौन सा मास है, M1 और M2, तो जो T2 आएगा, T2 आएगा, वो आएगा M1 प्लस M2A। तो उस रस्सी के पीछे कितना मास है वो देखना, देखा, फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स कहाँ था, टू द राइट, तो तुमको कहाँ देखना है, टू द लेफ्ट, कितना मास है, M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। चैलेंज है, ये सारे इक्वेशन तुमको कहीं भी ढूंढ लो वैसे के वैसे मिलने वाले हैं, तो फालतू टाइम मत वेस्ट करना टू डिराइव दिस इक्वेशंस। ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देन अब मैं उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, M1 पे फोर्स लगाता हूँ मैं, और ऑल ऑफ यू विल हेल्प मी टू डिराइव द इक्वेशंस। I don't want to give exam, you want to give exam, so I need your help because I don't know how to solve. Look, I know how to solve, but I want you to solve. So you will have to tell me एक एक करके। पहले बता दो what is A, जल्दी। F upon M1 plus M2 plus M3। मैं randomly कुछ भी पूछूंगा। What is T1 in this case? मैंने क्या बोला, T1 कहाँ है, इन दोनों के बीच में है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसा। फोर्स कहाँ लग रहा है, सामने, तो पीछे देखो कितना मास है, M2 प्लस M3, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, M2 प्लस M3A, तो ये हो जाएगा M2 प्लस M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। वेरी गुड। व्हाट विल बी T2?
M3A तो आ जाएगा M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। वेरी गुड 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 गुड, पक्का गुड। अब एक काम करेंगे, अभी 4 ब्लॉक लेंगे। नहीं 4 तो क्या, सिंपल केस है, अभी कुछ थोड़े नंबर ऑफ ब्लॉक बढ़ाते हैं। रुको जरा, बड़बड़ नहीं, बिल्कुल नहीं। वो M10 है, 10 मतलब टोटल 10 ब्लॉक। कितने स्ट्रिंग्स? 9। गुड। इधर लगा दिया F, एक्सेशन हो गया A। व्हाट इज A? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू समेशन MI आयरन फ्रॉम 1 to 10। ये है आपका बुक का लैंग्वेज। सिंपल भाषा में लिखोगे M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू M10, वो लिखते हैं ऐसा। हाँ तो डरना नहीं, सिंपल है। नोटेशन देख के डर गए क्वेश्चन पढ़ा नहीं। ओके गुड। अब एक बात बताओ, व्हाट विल बी T1? मतलब बेसिकली M2 से M10 तक। वेरी गुड, इनटू A, और A तो अभी पता ही है। वेरी गुड, पक्का पक्का गुड। अब मुझे बताओ, व्हाट विल बी द टेंशन बिटवीन 4th एंड 5th मास? 4th एंड 5th, 4th एंड 5th मतलब 4th एंड 5th जब तुम बोल रहे हो तो पहले 4 तो राइट में है ना, जहां पे 4th है। पीछे कितने हैं? 6। 4th एंड 5th बोला ना मैंने, 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th। तो टेंशन क्या आएगा? M5 प्लस M6 प्लस M7 अप टू M10 इंटू A। पक्का पक्का श्योर गुड। तो अगला टॉपिक कल कवर करेंगे अब।